गुड मॉर्निंग 10th स्टैंडर्ड के सभी विद्यार्थियों का फिर से चौहान सर साइंस 2 के इस पीरियड में स्वागत करता हूं। फिर से आपको मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि आपको साइंस 2 और मैथ्स 2 अर्थात ज्योमेट्री का पोर्शन मैंने दे दिया है। आपको असाइनमेंट दिए हैं और आपको साथ में मैंने जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है वे भी दिए हुए। और साइंस में 3 पार्ट है, पहले 1 2 3, और मैथ्स में पहला और दूसरा पार्ट है समरूपता और पाइथागोरस थ्योरम। तो उसे आपने रिवाइज करना और अच्छी तरह से पढ़ना है। मैं फिर से आपको ये बता देना चाहता हूँ इस पर्यावरण व्यवस्थापन पाठ के प्रारंभ में कि हम 10वीं का रिज़ल्ट कल बांट चुके हैं। सभी विद्यार्थी हमसे मिले और सभी को हमने अभिनंदन किया। जो बातें मैंने उनसे कही वो साल के प्रारंभ में उनसे कही थी कि देखो विद्यार्थी 10वीं में फेल नहीं होते हैं, अपने स्कूल का रिकॉर्ड है। लेकिन जो विद्यार्थी स्कूल में आते ही नहीं है, जो स्कूल में रेगुलर पढ़ते ही नहीं है, जो कुछ कार्य ही नहीं करते, तो वो फॉर्म ही नहीं भर पाते। और फॉर्म नहीं भर पाते तो सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे ही टिक पाते हैं। तो आप किस कैटेगरी में बैठते हैं इसका विचार आपने करना है, क्योंकि मुझे ऐसा, मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि 10th H1 और में से लगभग 7-8 बच्चे और 10th H2 में से 10-12 बच्चे मुझे नहीं लगता कि परीक्षा में अपियर हो पाएंगे, क्योंकि उनकी या तो प्रेजेंट ही कम है, या तो वो बिल्कुल अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, या तो वो गाँव गए हैं, या कोई भी कारण हो सकता है, वो उनका ध्यान नहीं है। परिणाम स्वरूप उनके फॉर्म न भरने के कारण वे पढ़ाई छोड़ चुके होंगे या तो फिर रिपीट होंगे अगले साल। जैसे पिछले साल जो है लगभग 10 बच्चे रिपीट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले रेगुलर कॉपी बनानी है, आपको अपनी याद करने की प्रक्रिया करनी है। पिछले साल के बच्चे कैसे पास हुए, यस वो इंटरनल मार्क्स और ऑनलाइन परीक्षा के द्वारा पास हुए, लेकिन आपकी तो ऑफलाइन परीक्षा हो रही, मतलब आपको स्कूल में आके परीक्षा देनी है। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा संकट भी कह सकते हैं हम, क्योंकि इन बच्चों ने सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न के आधार पर 10वीं पास कर ली, लेकिन आपको पेपर लिखने हैं, बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं, सभी विषय की पढ़ाई करके पेन से पेपर लिखने हैं। तो इसके लिए बगैर पढ़े कुछ हो नहीं सकता। आप को भी मालूम है कि आप जिस स्कूल बीटी शाहनी में पढ़ते हैं वहाँ पे कोई आप नकल चिट्ठी लेकर या कॉपियाँ लेके या किताब लेके नहीं बैठने वाले। अगर आपको याद है तो आपको आएगा, नहीं याद है तो आप नहीं लिख पाएंगे। और सभी जो चेक करने वाले टीचर हैं या सुपरविजन करने वाले टीचर है, कोई भी आपको कहीं कॉपी करने का अवसर नहीं देगा। तो इसलिए अगर आपने मेहनत की है, पढ़ाई की है, तो ही आपका रिज़ल्ट आएगा। और फिर से दोहरा रहा हूँ, यूनिट टेस्ट के मार्क, टर्मिनल के मार्क, आपके कॉपियों के मार्क, आपके प्रोजेक्ट के मार्क, आपके प्रैक्टिकल के मार्क, ये परीक्षा में फाइनल में जोड़े जाएंगे। तो आइए हम नए पाठ की तरफ चलते हैं, पर्यावरण व्यवस्थापन। सभी लोग जानते हैं पर्यावरण का पाठ 9वीं में भी था, और पर्यावरण को मैंने सिखाते समय आपको भोजन जाल के बारे में बताया था कि यहाँ पे ये जो अलग अलग भक्षक होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, और प्रकृति जो है उस प्रकृति में ये सभी सजीव जो है वो सूर्य के द्वारा ही संचालित होते हैं। अर्थात महत्वपूर्ण घटक सूर्य है। सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही वनस्पति बढ़ती है, और वो वनस्पति उसका अपना भोजन बनाती है, और फिर उसके बाद प्राथमिक भक्षक, द्वितीयक भक्षक, सर्वोच्च भक्षक, और सबसे पहले जो शुरुआत होती है वनस्पति, उसको हम उत्पादक कहते हैं। तो इस प्रकार से उत्पादक से शुरू करते हुए हम इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। जिसमें दिख रहा है कि घास दिख रही है वो उत्पादक है, यहाँ पे तिल चट्टा दिख रहा है तो इसका मतलब है ये प्राथमिक भक्षक है, मतलब फूल पत्ती खाने वाला शाकाहारी प्राणी, शाकाहारी खाने वाला मांसाहारी, ये प्राथमिक द्वितीयक भक्षक हो गया। फिर मांसाहारी को खाने वाला मांसाहारी, अर्थात ये सर्वोच्च भक्षक या तृतीय भक्षक हो गया। और फिर सर्वोच्च भक्षक में चील, बाज, जो मृत
प्राणियों को खाते हैं, और उसमें विघटक भी आते हैं जो आपको दिखाई दे रहे, फफूंदी दिखाई दे रही है, या कीटक, या हम कहेंगे कि विघटन करने वाले सूक्ष्म जीव है। तो ये हम भोजन जाल कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं। अब फिर से हम जब परिसंस्थान की तरफ जाते हैं तो ये भी हम लोग 9वीं में पढ़ चुके हैं कि परिसंस्था का विकास दो बातों से होता है। एक जैविक घटक जिसमें जीव होता है, और अजैविक घटक जो निर्जीव होते हैं, और इनमें पाए जाने वाले अंतर क्रिया ये मिलकर परिसंस्था का निर्माण करती है। आपस में एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, एक दूसरे पर काम करने के लिए ये सक्रिय होते हैं। इसी कारण से परिसंस्था का निर्माण होता। अब परिसंस्था में बहुत सारी बातें पाई जाती हैं, जिसमें हिरण, बकरियाँ, ये सब लिखा है। ये शाकाहारी प्राणी है। कुछ मांसाहारी प्राणी जिसके बारे में आपने आकृति में या भोजन जाल में देखा है। कुछ हिंस्र प्राणी, मतलब जो प्राणियों का शिकार बनाने वाले खतरनाक प्राणी हैं, जो मनुष्यों को भी शिकार बना सकते हैं। तो कुछ छोटे छोटे प्राणी जो थे, इल्लियाँ या सूक्ष्म जीव, दीमक, गोबर के कीड़े, ये क्या करते हैं कि अस्वच्छ जो वातावरण है, कूड़ा करकट है, सड़े गले पदार्थ है, इसको अपना भोजन बना के स्वच्छता बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अर्थात इनका भी महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे कौवा है या सुअर है, हम अस्वच्छ प्राणी या हम कहेंगे अपवित्र प्राणी के रूप में देखते हैं, लेकिन ये भी पर्यावरण को स्वच्छ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार से अब हम इस तालिका को देखेंगे। ये तालिका हर बार परीक्षा में पूछी जाती है, और ये तालिका मैंने भरी हुई है। तो इस तालिका को जब हम देखेंगे तो फिर से इसमें परिसंस्था के दो घटक है। एक है बाईं तरफ अजैविक घटक, और दूसरी तरफ है जैविक घटक। पहले जैविक घटक की तरफ हम जाते हैं। जैविक घटक में दो प्रकार होते हैं। ये अगर आपने याद कर ली परिसंस्था, तो लगभग आपका जो पूरा स्वरूप, जो प्रक्रिया है, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी। जैविक घटक में दो प्रकार है, स्वयंपोषी और परपोषी। स्वयंपोषी जो खुद अपना भोजन स्वयं बनाते, परपोषी जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। स्वयंपोषी जो रहते हैं वो उत्पादक पे निर्भर करते हैं। उत्पादक कौन सी होती है? और ये वनस्पतियाँ होती हैं। फिर से जैविक घटक में स्वयंपोषी जो उत्पादक पे निर्भर करते हैं, और उत्पादक जो है वनस्पतियाँ होती है। परपोषी में दो भाग होते हैं, एक तो प्राणी है और एक विघटक है। प्राणी जो है भक्षक में आते हैं, प्रथम भक्षक, द्वितीय भक्षक, तृतीय भक्षक, और विघटन के अंदर छोटे छोटे जीवाणु आते हैं जो विघटन का कार्य करते हैं। अब इस भक्षक के तीन प्रकार होते हैं, सभी लोग हैं, प्राथमिक भक्षक, द्वितीयक भक्षक और तृतीयक भक्षक। प्राथमिक भक्षक का मतलब आप सब जानते हैं कि शाकाहारी प्राणी को खाने वाले प्राणी, द्वितीयक भक्षक मांसाहारी को खाने वाले प्राणी, और तृतीयक भक्षक जो सब कुछ खा सकते हैं। अर्थात प्राथमिक भक्षक को भी खाते हैं, द्वितीय भक्षक को भी खाते हैं, और सड़े गले मरे हुए प्राणियों को भी अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रकार से ये हो गए अपने जैविक घटक। अब वही जैविक घटक की तरफ जाएंगे तो हमको दो बातें दिखाई देती है इसमें, भौतिक घटक और रासायनिक घटक। भौतिक घटक का मतलब जो है आकाश या पर्यावरण में पाए जाने वाले हवा, पानी, वाष्प, खनिज पदार्थ, मृदा अर्थात मिट्टी, सूर्य, प्रकाश, ये सब भौतिक बातें होती है, इसलिए उसे भौतिक घटक कहते हैं। रासायनिक घटक में जो खनिज पदार्थ, अपन लोग रासायनिक पदार्थ भी कहते हैं अपन लोग, पोषक द्रव्य जो खनिज के रूप में पाए जाते हैं, वे रासायनिक घटक में आते हैं। अब रासायनिक घटक में जो पोषक खनिज पदार्थ है उसके दो भाग है, एक कार्बनिक पदार्थ और एक अकार्बनिक पदार्थ। सभी को मालूम है कि पदार्थ के दो भाग होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। अकार्बनिक में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, लोहा, सोडियम, ये आप लोगों ने पढ़ा है साइंस 1 के अंतर्गत। जबकि कार्बनिक पदार्थ के अंदर हमारे शरीर में पाए जाने वाले, भोजन के रूप में हम ग्रहण करने वाले प्रोटीन, कार्बो, स्निग्ध पदार्थ, ये इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों भी घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। आप भी जानते हैं ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, लोह या ये भी हमारे लिए आवश्यक, सोडियम, पोटेशियम, ये भी अपना भोजन का घटक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखा कि परिसंस्था के दो प्रकार, जैविक और अजैविक घटक। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कई प्रश्न पूछा जाता है कि धान की फसल पर क्या परिणाम होगा, किसका, कि
धान की फसलों पर बड़े पैमाने कन खजूरे आते हैं। अभी आपने आकृति में देखा कन खजूरे की आकृति भोजन जाल के अंतर्गत। टिड्डे भी बोलते हैं अपन उसको, क्या बोलते हैं, टिड्डे। अब ये कन खजूरे आते हैं वर्षा के खेतों में। कीचड़ में कन खजूरों के भक्ष के रूप में मेंढक आते हैं और मेंढक को खाने के लिए सांप आते हैं। अब 3 घटक यहाँ पे देखिए, कन खजूरे, ये देखिए यहाँ पर यही फिर से देखिए, कन खजूरे, टिड्डा आता है, टिड्डे को खाने के लिए मेंढक आते हैं, मेंढक को खाने के लिए सांप आते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि धान की फसल पर इसका क्या परिणाम होगा कि अगर मेंढक की संख्या कम हो जाए। अगर मेंढक की संख्या कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, किसकी संख्या बढ़ेगी, टिड्डों की संख्या बढ़ेगी या कन खजूरों की संख्या बढ़ेगी। और कन खजूरों की संख्या बढ़ेगी तो वो क्या करने वाला है, वो धान की फसल को बर्बाद कर देने वाला है अपना भोजन बना के। इसलिए मेंढक की संख्या कम होने पर एक अर्थात क्या होने वाला है, किसकी संख्या बढ़ने वाली है, कन खजूरे की संख्या। तो धान की खेती में कमी, लेकिन मेंढक की संख्या घटने पर सांप भी नहीं आने वाले क्योंकि उसको भोजन मिलने वाला नहीं है। हाँ, अब यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि किस भक्षक की संख्या में वृद्धि होगी। यस, कन खजूरे की संख्या में वृद्धि होगी या टिड्डों की संख्या में वृद्धि होगी। किसकी कमी आएगी, सांप की कमी हो जाएगी। एकत्रित रूप से यहाँ पर परिसंस्था पर क्या परिणाम होगा, परिसंस्था पर परिणाम ये हो जाएगा कि एक घटक भी कम हो गया तो उसका बाकी की बातों पर प्रभाव होता है। बाकी के प्रभाव होता है मतलब कन खजूरों की संख्या बढ़ी, सांप की संख्या घटी और धान की फसल में भी विपरीत परिणाम होगा। किससे, मेंढक की संख्या घटने पे। अब यहाँ पर परिसंस्था और पर्यावरण में संबंध। सजीवों को किसी न किसी कारणवश परिणाम करने वाले भौतिक और जैविक घटक मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं, सजीवों, भौतिक व रासायनिक जैविक घटक मिलते हैं। 3 बातें आपस में, भौतिक घटक, रासायनिक घटक, जैविक घटक, ये सब तीनों मिलकर पर्यावरण की निर्मित करते हैं। पर्यावरण में 2 प्रकार के पर्यावरण हो सकते हैं, एक कहलाता है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा कहता है मानव निर्मित पर्यावरण। इस प्रकार से ये घटक जो है ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण घटक होते हैं और जिस पर हम निर्भर करते हैं। अब इसके अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि वातावरण में जो अभी जैसे मैंने हवा, जल, भूमि, ये सब भौतिक घटक है और ये भौतिक घटक जो होते हैं ये एक अंतर क्रिया करते हैं जिसके द्वारा जैविक और अजैविक घटक जो है आपस में क्रिया करके जो एक दूसरे पर अर्थात पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, जैविक और अजैविक घटक। परंतु इसका अभ्यास करने के लिए एक विज्ञान बनाया गया है, इसको कहते हैं इकोलॉजी अर्थात परिस्थितिकी। परीक्षा में पूछा जाता है परिस्थितिकी किसे कहते हैं, तो उत्तर आएगा जैविक और अजैविक, जैविक व अजैविक घटकों को के आंतरिक संबंधों को अभ्यास करने वाली जो विज्ञान उसे कहते हैं। और इस प्रकार से परिस्थिति के अध्ययन करने के लिए मूलभूत इकाई का उपयोग करने को ही परिसंस्था कहते हैं। तो इसलिए प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि प्रकृति के अस्तित्व के बिना मानव का अस्तित्व संभव नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि इन दिनों में जैसे बाढ़ आ गई है, तूफान आ गया है या कोरोना की परिस्थिति आ गई, ये सब परिस्थितियां मनुष्य पर प्रभावित करती है। और अगर ये प्रकृति का अस्तित्व या बैलेंस बिगड़ गया तो मनुष्य का अस्तित्व संभव ही नहीं है। जब तक ये संतुलित कार्य कर रहे हैं, व्यवस्थित ढंग से कार्य कर रहे हैं, तब तक मनुष्य जीवित रहेगा। जब तक इनका पर्यावरण का संतुलन जहाँ बिगड़ा, जैसे बाढ़ के कारण बिगड़ा या तो फिर चट्टान गिरने के कारण बिगड़ा, मनुष्य का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। और इसीलिए हमें जो विरासत के रूप में प्राप्त हुए हैं, जो पर्यावरण है उसका बचाव करना, उसकी सुरक्षा करना, ये अपने ऊपर कर्ज है। वो ये कर्ज क्या है, अगली पीढ़ी के लिए हमें, पिछली पीढ़ी ने हमें दिया है, ये कर्ज है, उसको हमें चुकता करके अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित
पर्यावरण देना हमारा कार्य है, अर्थात उसे संभाल के रखना ये हमारी अर्थात हर मानव की जिम्मेदारी। अगर हम इससे नाश कर देंगे या इसे बर्बाद कर देंगे तो अगली पीढ़ी के लिए हमें देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा, अर्थात उसका अस्तित्व धोखे में आ जाएगा। तो इसलिए पर्यावरण संवर्धन ये विषय यहाँ से आ गया है। और पर्यावरण संवर्धन के लिए अभी जैसे बताया कि प्राकृतिक घटक और कुछ मानव निर्मित घटक ये पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। अब ये क्या क्या होते हैं ये भी जान लेना जरूरी है। जैसे प्राकृतिक घटक में क्या क्या आता है, देखिए यहाँ पर प्राकृतिक घटक पर्यावरण पे दो प्रकार से परिणाम होता है, विपरीत परिणाम होता है। एक प्राकृतिक घटक के द्वारा और दूसरा मानवीय निर्मित घटक के द्वारा। प्राकृतिक घटक में क्या क्या आता है, भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, दावानल। दावानल मतलब जंगलों में आग लगना। फिर उसके बाद है अकाल, तूफान, सुनामी। इसके कारण क्या होता है कि ये सब प्राकृतिक घटक है और ये पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जबकि मानव निर्मित घटक में जंगल को तोड़ना, फिर उसके बाद हवा प्रदूषण या वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, शहरीकरण, फिर उसके बाद आता है औद्योगिकरण, फिर पुल बांध बनाना और आतंकवाद जैसी बातें क्या करती हैं, ये मानव निर्मित घटक है और ये पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो दो प्रकार के घटक पाते हैं, प्राकृतिक घटक और मानव निर्मित घटक। अभी आकृति आपको दिखाई दे रही है कि दिल्ली में एक घना कोहरा छाया रहता है। 12 बजे तक 1 बजे तक कोहरा छाया रहता है, इसलिए वहाँ की ट्रैफिक जो है वो चलना मुश्किल हो जाता है। शायद आपने सुना भी रहा होगा कि क्रिकेट के जो मैचेस थे दिल्ली में या बड़े बड़े टूर्नामेंट थे दिल्ली में से हटाकर दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिए गए। कारण है कि वहाँ का इतना धुआं, इतना प्रदूषण है कि खिलाड़ियों को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। देखिए ये किसने निर्माण किया, ये ट्रैफिक बढ़ने के कारण कोहरा और कोहरे के कारण फैलने वाला वायु प्रदूषण है। बाजू में और एक दिखाई दे रहा है आपको, एक ट्रक है, ट्रक में से सब कचरा नीचे गिर रहा है। ये सभी तरफ दिखाई देने वाला समस्या है कि कचरे की गाड़ी चलती है, धूल उड़ाती चलती है, सीमेंट की गाड़ी चलती है, मिट्टी उड़ाती चलती है और ये वायु प्रदूषण फैलाती है। साथ में जो धुआं निकलता है, अभी इन दिनों में कोरोना के कारण ट्रैफिक कम हो गया तो प्रदूषण अपने आप कम हो गया, लेकिन सामान्य दिनों में ये प्रदूषण निरंतर बढ़ता चले जा रहा है। इस प्रकार से प्रदूषण अत्यंत घातक है। अब इसमें क्या क्या बातें पाई जाती है प्रदूषण में, हवा प्रदूषण मतलब वायु प्रदूषण, पानी का प्रदूषण बहुत खतरनाक है, ध्वनि का प्रदूषण। आप भी जानते कि आवाज़ें बहुत, ट्रैफिक की आवाज़ें ये होती है जिससे कि बहरेपन की बीमारी हो सकती है। रेडियोधर्मी प्रदूषण जो क्या होता है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें से कुछ किरणें हैं, अल्फा, बीटा, गामा, ये किरणें बाहर निकलती हैं और ये रेडियोधर्मिता फैलाती हैं जिससे त्वचा के या अनेक प्रकार के कैंसर होने की संभावना है। भूमि का प्रदूषण, सभी लोग जानते हैं कि ज़मीन पे पानी छोड़ने से या उसका बाढ़ के कारण प्रदूषण निर्माण हो जाएगा। केमिकल उस पर छोड़ेंगे तो प्रदूषण निर्माण हो जाएगा, कचरा फेंकेंगे तो प्रदूषण निर्माण होगा, ये भयानक है। ऊष्मीय प्रदूषण, गर्मी बढ़ रही है, सभी लोग जानते हैं गर्मी बढ़ने के कारण भी बहुत सारी समस्याएं इन दिनों में बढ़ते जा रही है। यहाँ तक कि हिमालय या उत्तर और दक्षिण ध्रुव की बर्फ़ भी पिघल रही है जिससे बाढ़ की परिस्थिति भी निर्माण हो जाती है। प्रकाश का प्रदूषण है, प्लास्टिक का प्रदूषण है, इसके बारे में आपने बहुत ही डिटेल में पढ़ा हुआ, छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे। तो इस प्रकार से प्रदूषण को रोकने का प्रयास मानव प्रजाति ने निरंतर करना चाहिए क्योंकि ये प्रदूषण हमारे लिए घातक है। तो इस प्रकार से हमने आज जो सीखा है, भोजन जाल के बारे में सीखा, फिर परिसंस्था के बारे में सीखा, फिर परिसंस्था के दो घटक जैविक और अजैविक घटक के बारे में सीखा, फिर इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी के बारे में सीखा, फिर उसके बाद हमने पर्यावरण की संवर्धन क्यों आवश्यक है ये सीखा और उसी में प्राकृतिक और मानव निर्मित घटक जो है वो पर्यावरण पर प्रभावित करते हैं और उसके कारण है मानव निर्मित घटक सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले घटकों में से एक है जिसके बारे में हमने सीखा। तो आपको प्रश्न उत्तर में मैं जो भेज रहा हूँ वो अपनी कॉपी में लिखने के पश्चात आप फ़ोटो जो भेजते हैं वो फ़ोटो आपने
पीडीएफ में भेजने हैं, क्योंकि नहीं तो मेरे सब इतने विद्यार्थी भेजेंगे तो मेरा सब जो डाटा है, या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि स्टोरेज समाप्त हो जाएगा। इसलिए पीडीएफ बनाइए, वो अपने पास भी सुरक्षित रहेगा, मुझे भी जांचने में आसानी होगी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, अच्छी पढ़ाई करें, परीक्षा आपकी शुरू होने जा रही है।